हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वीना क्लासेस अगेन। आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 10 सीबीएसई फर्स्ट फ्लाइट का चैप्टर नंबर 4 फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। शायद आपने इस चैप्टर के बारे में पढ़ा होगा स्कूल में या फिर घर में भी पढ़ा होगा, लेकिन आज इस चैप्टर को जैसे मैं आपके सामने प्रेजेंट करने वाला हूँ, उम्मीद करता हूँ आपके आने वाले एग्जाम में रिलेटेड क्वेश्चन अगर हो तो ज़रूर आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को मैंने आपके कन्वीनियंस के लिए, आपके सुविधा या आपकी समझ के लिए अलग अलग 3 कैटेगरी में डिस्ट्रीब्यूट किया है। पहला सेगमेंट में मैं आपको बताऊंगा एन फ्रैंक कौन है, किस डायरी एंट्री के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। दूसरा सेगमेंट जो है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि एन फ्रैंक में अपने डायरी में अपने और अपने परिवार के बारे में कौन सा इन्फॉर्मेशन या चाइल्डहुड डेज के बारे में कौन सा इन्फॉर्मेशन दिया है। और तीसरे कैटेगरी में मैं आपको बताऊंगा आपके बुक में यानी आपके सिलेबस में कौन सा एक्सट्रैक्ट इस डायरी से लिया गया है, उसके बारे में डिटेल बताऊंगा। अगर क्वेश्चन आंसर वहाँ से अगर आएंगे आप ज़रूर उसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं इसके फर्स्ट सेगमेंट, फर्स्ट पार्ट को। फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, जैसे कि मैंने बोला, मैंने अलग अलग 3 पार्ट में इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है आपके समझ के लिए, ताकि आपको आसानी हो समझने में। पहले सेगमेंट में हम लोग समझने वाले हैं कि एन फ्रैंक कौन है, उनका जन्म कब हुआ था और ये डायरी उन्होंने कब लिखा था, ये डिटेल मैं आपको बताता हूँ इसमें। जैसे कि सबसे छोटे छोटे पॉइंट्स मैंने देखी है बोर्ड पर, आपको शायद बहुत क्रिस्टल क्लियर दिख रहा होगा। मैंने आपके समझ के लिए, आसानी के लिए मैंने लिख के दिया है। ये सारे पॉइंट आपने अच्छे से समझना है, क्योंकि हो सकता है कोई भी क्वेश्चन इस रिलेटेड आए तो आप इस पॉइंट के द्वारा उसके आंसर बहुत फास्ट कर सकते हैं। शुरू करते हैं पहले एन फ्रैंक। ये जो डायरी है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, तो जाहिर सा बात है एन फ्रैंक कौन है ये हमें जानना है। सबसे पहले एन फ्रैंक जो है वो एक जर्मन बॉर्न एक जूइश गर्ल थी, जिनका जन्म हुआ था 12 जून 1929 में। इस चीज़ को ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके नीचे ही उनका डेथ जो हुआ था वो भी मैंने लिखा है, फरवरी और मार्च। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, फरवरी और मार्च 1945। अब आप बोल सकते हैं कि फरवरी या मार्च कब है, एग्जैक्ट डेट हम नहीं बता पाएंगे। इसके पीछे क्या कारण है मैं आपको बाद में बताता हूँ कि फरवरी या मार्च क्यों है। इसके बाद जैसे कि मैंने बताया वो एक जर्मन बॉर्न जूइश गर्ल है। तो जर्मन में आपको पता है जब भी जर्मन की बात आती है, सबसे पहला जर्मनी की बात आती है, आपके दिमाग में जो पहला सबसे पहला जो शब्द या फिर जो सबसे पहला सोच आता है वो है हिटलर। शायद आपने पढ़ा है, आपकी किताब में है हिटलर के बारे में। आपको पता होगा हिटलर का अपना जो पॉलिटिकल पार्टी था उसका नाम था नाजीज। उस वक्त की ये कहानी है। आपको पता है हिटलर जो थे वो जूइश लोगों को काफ़ी नफरत करते थे। उसको लगता था कि जूइश लोगों को जीने का कोई हक नहीं, कोई अधिकार नहीं है। इसलिए वो क्या करते थे, जूइश लोगों को पकड़ के उनको पनिश करने के लिए वो क्या करता था, उन्हें पकड़ के वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डालता था। शायद आपने कॉन्सेंट्रेशन कैंप के बारे में स्कूल से या कहीं दूसरे जगह से पढ़ा होगा, गूगल से। कॉन्सेंट्रेशन कैंप वो जगह होता था जहां जूइश लोगों को भेजा जाता था पनिशमेंट के लिए, जहां उन्हें फिजिकल या मेंटल टॉर्चर किया जाता था और उन्हें मृत्यु दिया जाता था, अलग अलग तरीके से उन्हें मार दिया जाता था। वो होता था कॉन्सेंट्रेशन कैंप। तो हिटलर क्या करता था, उससे जैसे कि मैंने कहा जूइश लोगों से काफ़ी नफरत था, इसीलिए वो क्या करते थे, सारे जूइश लोगों को, जर्मनी बॉर्न जितने लोग हैं उनको पकड़ के कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डालता था। जैसे कि आप जानते हैं हिटलर के बारे में आपने पढ़ा भी होगा, वो एक बहुत ही क्रूएल, एक बहुत ही रूथलेस या रिलेंटलेस आप बोल सकते हैं शासक था, रूलर था, जो जूइश लोगों को कॉन्सेंट्रेशन कैंप में डालकर वहाँ उनको मेंटल या फिजिकल टॉर्चर करके मार दिया करता था। तो तब की बात कर रहे हैं हम लोग। जैसे कि मैंने दिखा भी है यहाँ पे हिटलर, नाजीज, उसका जो पॉलिटिकल पार्टी। अब क्या हुआ, एन फ्रैंक जो था वो उस समय की उनका जन्म हुआ था जब जर्मन में हिटलर का दबदबा चल रहा था, नाजीज का दबदबा चल रहा था उस वक्त। क्योंकि जैसे कि मैंने बोला कि सभी जूइश बॉर्न जितने भी लोग जर्मनी में थे वो लोग वहाँ से वहाँ तक सब जगह भाग रहे थे, क्योंकि वो हिटलर के नज़र से बचना चाहते थे। उसी वक्त ये जो एन फ्रैंक है,
इसका भी जो परिवार था उन्होंने जर्मनी से एम्स्टर्डम जो कि नीदरलैंड में है वहाँ स्विच कर गए थे, यानी वो हमेशा इमिग्रेट करते थे। वहाँ पर भी धीरे धीरे जो हिटलर जो था उसने अपना जो है शासन को जो है वो और विस्तार करने लगा, रूल करने लगा। एम्स्टर्डम को भी उसने अपने कब्जे में कर लिया और नीदरलैंड में भी अपना अत्याचार शुरू कर दिया। तो जाहिर सा बात है अब जूइश लोग काफ़ी प्रॉब्लम में आ गए। उसके साथ एन फ्रैंक भी जो है उसका परिवार भी काफ़ी इनसिक्योरिटी फील कर रहा था, इसीलिए उसके फादर जो थे एन फ्रैंक के जो फादर थे वो क्या किए थे, 2 साल तक उन्होंने अपने ऑफिस बिल्डिंग में परिवार के साथ और एक परिवार के साथ वो छुपे रहे थे इस हिटलर से बचने के लिए, इसके कोप से ये प्रकोप से बचने के लिए। लेकिन 2 साल बाद भी किसी कारणवश किसी को जैसे भी हो पता चल गया और उन्हें वो उनके परिवार के साथ वो पकड़े गए और एन फ्रैंक के परिवार को क्या किया गया, फिर से कॉन्सेंट्रेशन कैंप में भेजा गया, जहां उसके सारे परिवार, उसके माँ, उसके बहन और वो एन फ्रैंक तीनों की मृत्यु हो गई। खाली वहाँ से बचने वाले थे उसके पिताजी, उसके फादर, जो वहाँ से सिर्फ सरवाइव किए। और जैसे ही धीरे धीरे वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान हिटलर का शासन जो है वो ख़त्म हुआ, तब वो कॉन्सेंट्रेशन कैंप से वापस आए और तब जाके उन्हें वो डायरी मिली जो उन्होंने अपनी बेटी को अर्थात एन फ्रैंक को उसके 13th बर्थडे पर दिया था। यहाँ पे देखिए सारे इन्फॉर्मेशन मैंने टाइप किया है, तो यहाँ पे देखिए सारे डेड हो गए थे, सारे लोगों की मृत्यु हुई थी सिर्फ एक्सेप्ट फादर के छोड़कर। इसके फादर वहाँ से आने के बाद उन्हें डायरी मिली और बाद में उन्होंने उस डायरी को पढ़ के उनको लगा कि ये जो डायरी है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग डायरी है। एक छोटी सी बच्ची 14 या 15 साल की एक लड़की कैसे इस किस्म के सोच हो सकते हैं, ये जो डायरी है ये पब्लिश होना चाहिए, लोगों को उस लड़की की, एन फ्रैंक की जो टैलेंट थी उसके बारे में सबको पता होना चाहिए। जिसके लिए उन्होंने क्या किया, उस डायरी को आगे पब्लिश करवाया और अलग अलग बहुत सारे भाषाओं में वो जो है डायरी बाद में पब्लिश हुई। लोगों ने इस पब्लिश डायरी को बहुत आप बोल सकते हैं इस डायरी को या उसके लिखा को, जो भी आप बोले, उस को काफ़ी सराहा, इसकी काफ़ी नाम की। एन फ्रैंक धीरे धीरे ऐसे बहुत फेमस हुए। आगे उसके ऊपर काफ़ी फिल्म वगैरह भी अभी है, आप चाहते तो यूट्यूब में जाके एन फ्रैंक टाइप करेंगे तो सारे डिटेल आपको मिल जाएगा। इसके बारे में 1 by 1 सारे डिटेल देखिए। मैंने 13th बर्थडे पर उसके फादर ने उसको गिफ्ट किया था वो चीज़। इसके बाद उसने जो है उसमें एंट्री करना यानी राइटिंग करना शुरू किया था 12 जून से, जो कि उसका जन्मदिन है। जैसे पता है उसी दिन उसको गिफ्ट किया गया था और तब से उसने लिखना शुरू किया। और आगे चल के उसकी जो फाइनल एंट्री अर्थात लास्ट एन फ्रैंक ने कब लिखा था वो है 1 अगस्त 1944। ये उस डायरी की फाइनल एंट्री है। और आपको बता दूं आपके कन्वीनियंस के लिए, ये जो डायरी एन ने लिखा था ये उन्होंने डच लैंग्वेज, जो कि वहाँ की मातृभाषा, आप जानते हैं नीदरलैंड की जो मातृभाषा यानी मदर टंग है होती है डच, उस भाषा में लिखा गया। लेकिन बाद में इसी डायरी को अलग अलग दूसरे भाषाओं में, अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय भाषाओं में पब्लिश किया गया और लोगों ने इस डायरी को पढ़ के इन्होंने काफ़ी इस चीज़ को बढ़ावा दिया, टैलेंट को काफ़ी सराहा और उस लड़की जो है एन फ्रैंक ऐसे ही बहुत फेमस हो गई। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और इस डायरी के बारे में और डिटेल हम लोग लेते हैं। अभी हम लोग आ रहे हैं, जैसे ही वो डायरी एन फ्रैंक को मिली थी उसके 13वीं बर्थडे पर जो उसके फादर ने गिफ्ट किया था, ये जो है फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, ये जो है ये टोटल नोवेल है। इसमें से आपके सिलेबस में बस छोटा सा एक एक्सट्रैक्ट है, वो कौन सा एक्सट्रैक्ट है नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा। और डायरी में उसने कैसे लिखना शुरू किया, क्या सोचा उसने डायरी के बारे में, उसने कौन सा डिटेल दिया, अब उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले जैसे ही उसके 13th बर्थडे पर उसके फादर ने वो डायरी एन को दिया तो एन ने इस चीज़ को सबसे पहले सोचा कि ये एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस है उसके लिए। उसने ये चीज़ इसीलिए सोचा कि ऐसा नहीं है कि उसको डायरी लिखने का पहले कोई अनुभव है या एक्सपीरियंस है। उसको लगा कि शायद एक 13 साल की लड़की अगर डायरी लिखेगी तो क्या शायद वो फोकस कर सकती है या फिर क्या लोग इस डायरी को आगे कभी पढ़ेंगे या उसके भावनाओं को समझेंगे। फिर एन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, एक कोट बोलती है, वो बोलती है पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। यानी वो बोलना चाहती है जो पेपर होता है, जो आप जानते हैं कागज, कुछ भी आप बोल सकते हैं, डायरी हो, कॉपी हो, उसमें क्या होता है, बहुत धैर्य होता है एज कॉम्पेयर टू लोगों के मुकाबले, पीपल के मुकाबले पेपर में धैर्य बहुत ज़्यादा होता है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कोट है, इससे आपके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकते हैं, मैं बता रहा हूँ उसने क्यों बोला।
जैसे कि आपको पता है, जैसे आपके अगर बहुत बेस्ट फ्रेंड भी होंगे, बहुत ही नज़दीक, आपके दिल के नज़दीक भी बहुत सारे दोस्त होंगे, तो अगर आप उसमें कभी कभी क्या होता है कि आप उसके साथ बात करते हैं, फिर भी कभी ना कहीं आप अगर ज़्यादा बात करते हैं या फिर अगर आप आलतू फालतू के रैम्बलिंग करते हैं, तो क्या होता है, वो बोर हो जाता है या फिर आपको टोकता है, वो आपको जज करता है, वो कमेंट पास करता है, क्रिटिसाइज करता है आपको। लेकिन अगर आप पेपर में या डायरी में या कॉपी में कुछ भी लिखो, अपने थॉट्स लिखो, अपने आइडियाज़ लिखो, अपने ओपिनियंस लिखो, आपको ना कोई जज करने वाला, ना कोई कॉमेंट पास करने वाला। तो आप उसको भले आपके वो चीज़ सही ना हो, आप फिर लिखो, फिर गलत हो, फिर लिखो, तो आपको पेपर जो है वो कभी कुछ नहीं बोलेगा। वो तो एक इनएनिमेटेड ऑब्जेक्ट है, वो तो एक नॉन लिविंग क्रिएचर है, वो आपको कोई रिमार्क पास नहीं करेगा। इसीलिए एन को लगता है कि हम लोगों तो लोग कभी ना कभी आपको जज करते हैं, क्रिटिसाइज करते हैं, कमेंट करते हैं आपको लेकर। उसके मुकाबले अगर आप अपने थॉट्स पेपर को बोलो या फिर पेपर में लिखो, तो वो आपको कभी भी इस किस्म की चीज़ें आपको रिटर्न नहीं देता है। तो उसके लिए वो बोलता है कि आप पेपर में जितनी बार भी लिखो, जो भी लिखो, पेपर आपको कभी रिमार्क पास नहीं करेगा। इसीलिए पेपर जो है वो बहुत ज़्यादा पेशेंसफुल है एज कम्पेयर टू पीपल। एंड और एक बात कहती है कि एन के पास जो है स्कूल में बोलिए या फिर कहीं पर भी अच्छे कोई दोस्त नहीं थे। बोलने के लिए तो उसके बहुत सारे दोस्त थे, जैसे कि वो बाद में बोलती है, लेकिन ऐसे कोई दोस्त नहीं थे जिससे वो सच में बताए तो वो अपनी मन की बात, अपनी भावनाओं को शेयर कर सकता है। हालांकि इसके चलते क्या हुआ, वो काफ़ी लोनली यानी अकेले और अपसेट रहती थी। ये भी एक रीज़न हो सकता है। और एक कारण ये हो सकता है जिस कारणवश उसने इस बात बोला, उस वक्त जो था, जैसे कि मैंने बोला, नजीज़ का रूल चल रहा था, हिटलर शासक था तब, तो आप किसी के साथ कोई भी बात शेयर नहीं कर सकते, अपने भावनाओं को किसी को बोल नहीं सकते। कब किसने क्या बोल देगा, अगर आपके बारे में डिटेल पता चल गया, आपकी खबर हिटलर तक चली गई, तो आपको पनिशमेंट मिल सकता है। तो आपको तो बहुत इनसिक्योरिटी में या डर में रहते हैं, तो जाहिर सा बात है आप पेपर में कुछ भी लिखोगे आपके थॉट्स, तो वो कहीं लीक आउट नहीं हो सकते। एज कम्पेयर कि आप किसी को भी बोलोगे तो किसी को आप भरोसा नहीं कर सकते थे उस वक्त। ये भी एक रीज़न हो सकता है। आगे देखिए, एन बोलती है कि मेरे पास एक बहुत ही लविंग फैमिली थी। जैसे कि मैंने बोला, उसके परिवार में उसके एक बहन थी जो 3 साल बड़ी थी उससे, उसके पिताजी थे और उसकी माँ भी थी, और उसकी एक दादी भी थी जिसे वो बहुत प्यार करती थी, जिसके साथ उसका बहुत अटैचमेंट था, मेंटल अटैचमेंट बहुत अच्छा था। इसके बाद वो बोलती है, डायरी वॉज अ लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड। उसके लिए, एन के लिए, ये जो डायरी जो उसके पिताजी ने उसको 13th बर्थडे पर दिया था, वो उसके लिए काफ़ी लॉन्ग अवेटेड, इस चीज़ को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, लॉन्ग अवेटेड डायरी थी। मतलब शायद हो सकता है कि जैसे कि मैंने बोला कि उसके स्कूल में या फिर कहीं दूसरी जगह दोस्त तो बहुत थे, लेकिन हो सकता है कि वो सारे जैसे नॉर्मल दोस्त होते हैं, हाय हेलो आप करते हैं, वैसे ही ऐसे कोई दोस्त नहीं थे जिसके साथ आप अपने पर्सनल जो चीज़ें हैं शेयर कर सकते हैं, आप अपने ओपिनियंस, थॉट्स को एक्सचेंज कर सकते हैं। उसीलिए एन बोलती है कि ये जो है, जिसका नाम उसने फाइनली किटी रखा, तो आप जैसे दोस्त तो ऐसे डायरी को डायरी तो बोल नहीं सकते, तो डायरी को एज अ फ्रेंड वो किटी नाम दिया था, जिसको वो किटी करके बुलाती थी। तो बोलती है कि किटी जो है ये मेरा लॉन्ग अवेटेड फ्रेंड है, इसमें मैं अपने सारे सोच, मेरे जो ओपिनियंस, मेरे थॉट्स को लिख सकता हूँ विदाउट कोई भी सोच या कोई इनसिक्योरिटी के बिना। अब वो क्या करती है, जाहिर सा बात है, अब दोस्त के साथ अगर आप किसी दोस्त से मिलोगे तो आप अपना इंट्रोडक्टरी या फिर एक्सचेंज तो करोगे, अपना जो जानकारी अपने बारे में वो चीज़ दोगे। तो उसने भी क्या किया, डायरी एंट्री में सबसे पहला एंट्री जो उसने किया, अपने बारे में एक ब्रीफ स्केच उसने किटी को, अर्थात अपना डायरी को दिया। जैसे कि वो सोचती थी कि वो जो डायरी है उसके लिए एक एनिमेटेड यानी एक सच्ची दोस्ती है, बस खाली वो शायद सांस नहीं लेती, लेकिन एक अच्छी दोस्त है उसकी। तो उसने अपना ब्रीफ एक स्केच इंट्रोडक्शन दिया। उसने बोला कि उसके जो फादर थे, जब तक उनकी उम्र 36 साल नहीं हुई थी और उनके मम्मी का यानी मदर का उम्र जब तक 25 साल नहीं हुई थी, उन्होंने शादी नहीं किया था। ये चीज़ उसने पहले बोला। फिर उसने बताया कि उसके फादर के नाम थे, बहुत इंपॉर्टेंट टैग, ऑटो फ्रैंक, इस चीज़ को ध्यान में रखिए। मदर का नाम था एडिथ हॉलैंड फ्रैंक, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। उसका जो सिस्टर था जिनका जन्म हुआ था 1926 में, और एन का जन्म हुआ था 1929 में, वो उससे 3 साल बड़ी थी, जिनका नाम था, सिस्टर का नाम था मार्गोट फ्रैंक। बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, देख लीजिए। इसके बाद
एन बोलती है कि जब मैं बिल्कुल छोटा था, जैसे कि हम लोग छोटे में कहाँ जाते हैं, नर्सरी स्कूल्स में जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि मैं मॉन्टेसरी स्कूल में, आपने शायद मॉन्टेसरी स्कूल के बारे में जानते होंगे, बच्चों का स्कूल होता है किंडरगार्टन जैसा, तो मॉन्टेसरी स्कूल में मेरा सबसे पहले एडमिशन हुआ था। तो जहाँ मैं क्लास 6 तक पढ़ी थी, क्लास 6 तक वहाँ पर जो एन है हमारी, एन फ्रैंक, वो पढ़ी थी वहाँ पर। उसके बाद से वो क्या हुआ, दूसरे जगह उसका, जैसे कि मैंने बोला, वो लोग इमिग्रेटेड होते थे यहाँ से वहाँ हिटलर के डर से। इस कारण क्या हुआ, तो वहाँ से क्लास 6 तक पढ़ने के बाद वो लोग वहाँ से एम्स्टर्डम यानी नीदरलैंड चले गए थे। अच्छा, इसके बाद वो बोलते हैं कि जब मैं स्कूल से जा रही थी तो मेरे जो टीचर थे और मैं बहुत रोई थी, क्योंकि हमारा एक अच्छा बॉन्डिंग बन चुका था स्कूल में रहते रहते, प्रिंसिपल सिस्टर जो थी। इसके बाद वो बोलती है मेरी ग्रैंड मदर जो है वो 1941, एक चीज़ का मैं बता दूँ, ये देखिए मैंने लिख के भी दिया है, 1941 में मेरी जो दादी माँ थी वो बीमार हुई थी और उनको एक उनके साथ एक ऑपरेशन भी हुआ था। शी हैड टू गो थ्रू विद एन ऑपरेशन, उनको एक ऑपरेशन हुआ था और अगले साल ही 1942 में उनका देहांत हो गया। तो जब भी 1942 में, तो जाहिर सा बात है 1941 में ड्यूरिंग एन्स बर्थडे, तो उस वक्त उन्होंने जो 1941 में एन ने अपना बर्थडे अच्छे से मनाया नहीं था क्योंकि दादी बीमार थी। और 1942 में जब उनकी दादी के देहांत हुई, उसके बाद उसका जब जन्मदिन आया, तो उस चीज़ को महसूस करने के लिए, एज ए सेड कि उसके दादी के साथ उसका एक बहुत अच्छा सा एक अटैचमेंट था, तो काफ़ी पसंद करते थे दोनों एक दूसरे को। तो तब क्या किया था उन्होंने, एन ने क्या किया था उसके दादी को, ताकि वो मिस ना करे, कि एक्स्ट्रा कैंडल जलाया था कि उन मेमोरी ऑफ हर ग्रैंड मदर, उसके ग्रैंड मदर की मेमोरी में, कि चलो उसको लगा था उस वक्त कि उसकी दादी जो है उसके साथ ही वहीं पे है, बर्थडे सेलिब्रेट कर रही है। चलिए स्टूडेंट्स बढ़ते हैं, और लास्ट हमारा जो ये स्लाइड है इसमें हम लोग पढ़ेंगे इस एक्सट्रैक्ट के बारे में जो उसके डायरी यानी एन फ्रैंक के डायरी से आपके सिलेबस में दिया हुआ है। इसमें क्या है इसके बारे में अभी जानते हैं। तो जो एंट्री कर रहा है एन फ्रैंक, वो बोल रहा है कि रिजल्ट का दिन था, जो आपका एक्सट्रैक्ट है उसके बारे में अभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। यहाँ तक तो अभी हमने एन फ्रैंक के जो लाइफ टाइम, उसके अपने जो जीवनी है बोल सकते हैं या बायोग्राफी, उसके बारे में उसके डिटेल इन्फॉर्मेशन वो पढ़ा है। अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जो एक्सट्रैक्ट आपके सिलेबस में है उसके डायरी से, फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक, वो अभी पढ़ेंगे हम लोग। एन बोलती है कि आज हमारा जो है कहानी शुरू होता है आपका रिजल्ट डे और प्रमोशन डे। जैसे स्कूल में आप लोगों को पता है एनुअल एग्जाम के बाद रिजल्ट प्रमोशन डे होता है, ग्रेजुएशन डे बोल सकते हैं आप। जिस दिन रिजल्ट निकलता है तो सारे बच्चे डर के मारे कांपते रहते हैं, कौन प्रमोट होगा, भले आगे प्रमोट होगा या नहीं होगा। तो एन बोलती हम लोग भी काफ़ी डर में थे कि हम लोग अगले फॉर्म में, यहाँ फॉर्म का इस्तेमाल किया गया है, फॉर्म मीन्स अगला क्लास, तो क्योंकि अगले क्लास में हमारा प्रमोशन होगा या नहीं होगा। बहुत बच्चे डरे हुए थे, एक दूसरे को बोलते कि तुम अटक जाओगे, तुम रुक जाओगे, तुम पास तो हो जाओगे, ऐसे एक कन्वर्सेशन कर रहे थे सब। तो मुझे उतना डर कुछ था नहीं, बस मुझे एक सब्जेक्ट में, मैथ में मुझे थोड़ा सा डाउट था, बाकी वो छोड़ के मैं बहुत रिलैक्स थी कि मैं अगले फॉर्म में यानी क्लास में मैं ज़रूर प्रमोट हो जाऊँगी। और वो ये भी बोलती है कि मेरे क्लास जो है, अपने क्लास के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देती है कि मेरे क्लास के ज़्यादातर ना क्वार्टर बोल सकते, पूरे क्लास में अगर जितने बच्चे उसके मैक्सिमम बच्चे जो है वो डमी है, मतलब बेकार के हैं, पढ़ने वाले तो कुछ है नहीं, बस बिल्कुल आए और गए ऐसे वाले बच्चे। तो मुझे लगता है कि उन सभी को ना प्रमोट नहीं करना चाहिए, उन्हें इसी क्लास में फिर से क्या करना चाहिए, रिटेन करना चाहिए। अब वो फिर से एक बहुत अच्छा रिमार्क पास करते हैं टीचर्स के बारे में। वो बोलते हैं कि टीचर्स जो है दे आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर। यू नो व्हाट द मीन ऑफ अनप्रेडिक्टेबल मीन्स, आपको नहीं पता कि क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। जैसे हम बोलते हैं ना, वी कॉल दिस अनप्रेडिक्टेबल, मतलब वो बोलते हैं कि टीचर के बारे में आप कोई भी चीज़ निर्धारण नहीं कर सकते। टीचर जो है पता नहीं उनका मूड अच्छा होगा तो आपको प्रमोट कर देंगे, और आप अच्छा एग्जाम भी दोगे तो टीचर का कुछ भी होगा, आगे पीछे मूड खराब होगा तो आपको वो डिमोट कर देंगे, तो वो ठीक नहीं है। तो वो क्या बोलते हैं कि टीचर जो है वो अनप्रेडिक्टेबल क्रिएचर, वो कभी भी आपके साथ कुछ भी कर सकते हैं। फिर वो बात करते हैं अपने सब्जेक्ट जिसमें उसको काफ़ी कन्फ्यूजन था मैथ को लेकर। उसके जो टीचर है मिस्टर कीजिंग, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है और बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, आपको सवाल आ सकता है। मिस्टर कीजिंग वो उनके मैथ टीचर है। तो वो बोलते हैं कि मैं क्लास में जो था
मैं क्लास में थोड़ा सा ज़्यादा बात किया करता था। तो हो सकता है आपने देखा होगा आप भी, या फिर आपके दोस्त कभी स्कूल डेज में होगा कि बचपन में आप बहुत बात करते हैं, जिसे हम लोग बोलते हैं कि ना, बोलते हैं कि बातूनी है, मतलब आप बात करते रहते हैं, हमेशा थमते नहीं है, चुप नहीं होते, टीचर्स आपको मना करते हैं लेकिन आप बात करते ही रहते हैं। तो इसके चलते मैथ क्लास में मिस्टर कीजिंग जो है वो एन फ्रैंक के ऊपर काफ़ी गुस्सा होते थे कि तुम बहुत बात करती हो, तुम काम से ज़्यादा बात करती हो, चुप नहीं रहती हो। इसके लिए वो क्या करते थे, उसे एक्स्ट्रा होमवर्क असाइन, ये तुम्हारे पनिशमेंट है, आज तुम ये एक्स्ट्रा होमवर्क करोगी। ये होमवर्क जो है दिस इज एन एसे, उसका उन्होंने नाम दिया था अ चैटर बॉक्स। अ चैटर बॉक्स, ध्यान रखिए इस चीज़ का। तो चैटर बॉक्स का मतलब होता है जो इंसान, या आप कुछ भी बोल सकते हैं, लड़की या बॉय कुछ भी बोल सकते हो, जो ज़्यादा बात करता है, जो बात चपर 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 बात करते ही रहता है, वी कॉल हिम और हर अ चैटर बॉक्स। अब इस चीज़ को जब वो असाइन करता है मिस्टर कीजिंग एन फ्रैंक को, तो एन सोचती है कि मैं इसके बारे में क्या लिखूं। फिर भी बहुत सोचने के बाद घर जाती है, सोचती है, फिर भी जैसे ही उसके दिमाग में आइडिया आते हैं, उसके ऊपर 3 पन्ना पूरा 3 पेजेस का एक ऐसे लिख देता है। अब जैसे ही इसे लिख देती है तो फिर वो अगले दिन लेकर आते हैं, मिस्टर कीजिंग उसको देख के हंसते हैं और वो इस चीज़ को जजमेंट भी करते हैं, अपने आप से जस्टिफाई करते हैं। एन फ्रैंक बोलते हैं कि जो है ये तो स्टूडेंट्स के ट्रेट है, ट्रेट मीन्स ये हमारा अधिकार है, बोल सकते हैं कि हम क्लास में बात करेंगे। बच्चे तो होते ही है बात करने के लिए, आप थोड़ी चुप करने के लिए स्कूल जाते हैं, स्कूल में तो बहुत बच्चे आते हैं, दोस्त होते हैं, एक दूसरे से बात करते करते ये तो हमारा एक क्या बोल सकते हैं आप, अधिकार है, हमें तो बात करना ही है। और जहाँ पर ये मेरी इनहेरिटेड ट्रेट है, यू नो व्हाट द मीन ऑफ इनहेरिटेड ट्रेट, यानी आपकी जो डिसेंट है, यानी आप बोल सकते हैं आपकी जो इनहेरिटेड ट्रेट, यानी आपके वंश परंपरा से जो आए जाते हैं, जो जेनेटिकली होते हैं, दिस इज इनहेरिटेड ट्रेट। यानी ये तो मेरी माँ भी बहुत बात करती है, मुझे तो ये ट्रेट मेरी माँ से आई है, मैं इस चीज़ को तो कंट्रोल नहीं कर सकती। ये अपना वो जस्टिफिकेशन खुद देती है कि टीचर अगर गुस्सा भी करे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं तो बात करूँगी, मैं इस चीज़ को कम नहीं कर सकती क्योंकि ये मेरे अंदर है, ये मेरे जेनेटिकल है, ये मेरे खून में है। मेरी माँ भी बहुत बात करती है और उसीलिए उनका जो ट्रेट है वो मुझ में भी आ गया है। तो मिस्टर कीजिंग जो है काफ़ी इस चीज़ में हंसते हैं, इस चीज़ को थोड़ा लाइटली लेते हैं, तो लेकिन वो बात तो कम करता नहीं है, वो तो बात करती रहती है एन फ्रैंक। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, फिर उनको और एक एसे असाइन करते हैं जिसका नाम वो देते हैं एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। ध्यान रखिए इस चीज़ का, एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स। इसका मतलब होता है जो व्यक्ति को आप कुछ भी बोले, जैसे भी हो वैसे भी हो, किसी तरह आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, मतलब वो बात करेगा ही या करेगी ही, आप किसी तरह उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। तो उसके ऊपर इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स के ऊपर वो फिर से उसको ऐसे असाइन करते हैं, बोले कि ये तुम्हारा नेक्स्ट ऐसे है, मतलब वो उसको पनिश करते हैं। आप ऐसे तो कुछ बोल नहीं सकते ज़्यादा बात करने के लिए, ये उसी हिसाब से उसको पनिश किया जाता है कि आप ये बना के लाओ, ये करो, ताकि कम से कम वो उसको पनिश करने से कि चुपचाप रहो, ताकि ये सब करते रहो। ये एक पनिशमेंट है इन डिसगाइज ऑफ दिस। तो अब जाहिर सा बात है एन घर जाती है, फिर सोचती है कि इसके बारे में मैं क्या लिखूं, कर करके वो इनकॉरिजिबल के ऊपर भी, एक चैटर बॉक्स के ऊपर भी जो है ऐसे वो पूरा होमवर्क कंप्लीट करके लाती है। मिस्टर कीजिंग उसको फिर देखता है, अब वो जाहिर सा बात है बना कर ला है। अब तो फनी थिंग है, आपको पता है बहुत मस्ती वाला चीज़ है, मिस्टर कीजिंग भी बहुत हंसते हैं, इस चीज़ का आनंद मज़ा लेते हैं और उसको फिर से उसको क्या करता है कि उसको फिर से और एक असाइन करता है ऐसे को, जिसका वो नाम देते हैं क्वाक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। ये जो चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चन आ सकता है कि थर्ड ऐसे जो उन्होंने असाइन किया था उसका नाम क्या है, याद रखिए क्वाक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटर बॉक्स। ये एक बहुत ही टफ बोल सकते हैं एक एलिमेंट था एन के लिए। अब एन सोची क्या कर सकते, इसको कैसे मैं लिखूं। अब उसने अपने फ्रेंड थी उसका मदद लिया। वो जो लड़की थी वो पोएटिक अच्छा करती थी या पोइट्री में उसका अच्छा नॉलेज था। तो एन ने सोचा कि ये जो टॉपिक है इसको मैं कविता की तरह लिख के मिस्टर कीजिंग को दिखाऊंगी। तो इस कारण उसने अपने दोस्त के साथ कंसल्ट किया और एक अच्छा सा ऐसे लिखा, क्वाक 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 सेड मिस्टर चैटर बॉक्स। अब उसने क्या किया, ये उसने जो टॉपिक बनाया ये था मदर डक। ध्यान रखिए इस चीज़ का, मदर डक और फादर स्वान के ऊपर, और उनके 3 डकलिंग्स थे, ध्यान रखिएगा ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो थर्ड वाला टॉपिक यानी जो ऐसे असाइन किया था मिस्टर कीजिंग ने वो था
जो एन ने बनाया था वो था मदर डक, फादर स्वान और 3 डकलिंग्स के ऊपर, कि ये जो फादर स्वान है ये 3 डकलिंग्स को पीटते पीटते उनको मार देते हैं। इससे जो आप बोल सकते हैं एक मैसेज मिस्टर कीजिंग तक एन पहुंचाना चाहते थे कि आप भी हमारे साथ ऐसा करते हैं, हमेशा हमें चुप करवाते हैं, हमारे जो नेचुरल चीज़ है उससे आप हमें दबा के रखते हैं। इससे क्या होता है, आप डायरेक्ट तो बोल नहीं सकते, एज अ स्टूडेंट आप टीचर को बोल नहीं सकते कि सर आप हमें ऐसा करने के लिए मना नहीं कर सकते। ये तो आप वो क्या कर रहे, एक मैसेज के द्वारा उसको समझाना चाहते थे, सर ऐसा हमारे साथ मत कीजिए, ये हमारे नेचुरल ट्रेट है, ये हमारे स्टूडेंट्स के अधिकार है, हम तो बात करेंगे और ये तो मेरा क्या है, दिस इज माई इनहेरिटेड ट्रेट, ये तो मुझे अपने पेरेंट्स से मिला है, मैं तो बात करूंगी। तो मिस्टर कीजिंग जो थे वो शायद इस चीज़ का एक दबाव डालना चाहते थे एन फ्रैंक के ऊपर मजाक के तौर पर, लेकिन एन ने क्या किया, इसको मिस्टर कीजिंग के ऊपर डाल दिया इस चीज़ को। तो एन लास्ट में बोलती है कि चलो अच्छा है कि मिस्टर कीजिंग ने इस चीज़ को सीरियसली नहीं लिया, उन्होंने इस चीज़ को मजाक से लिया और इसके बाद उस चीज़ को पढ़ा उन्होंने, बाकी पूरे क्लास के सामने पढ़ के सुनाया और सब इसके ऊपर हंसने लगे और ये ऐसे को उन्होंने बाकी क्लासेस में भी सुनाया और ये चीज़ जो है काफ़ी फ़नी बन गई थी आगे चलकर। और इसके बाद से फाइनली मिस्टर कीजिंग को पता चल गया ये जो लड़की है ये बातूनी है, ये बात तो करती रहेगी, इसको आप जो भी बोलो, जो भी आप ऐसे असाइन करो या जो भी एक्स्ट्रा होमवर्क दो, ये लड़की सारे करके लाएगी लेकिन बात करेगी, तो इसे चुप करवा नहीं सकते। सो फाइनली इस थर्ड वाले एसे के बाद मिस्टर कीजिंग ने और मुझे कोई एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं दिया और फाइनली ये अंत में क्या हुआ, लास्ट में जो फनी थिंग था, जो सबसे मज़ेदार चीज़ था, मिस्टर कीजिंग भी जो थे वो भी आगे चल के हमारे साथ मजाक करने लगे थे और वो भी इस चीज़ को उन्होंने सीरियसली ना लेकर उन्होंने इस चीज़ को दूसरे तरीके से, फ़नी तरीके से लिया और मिस्टर कीजिंग भी आगे हमारे साथ मजाक करते थे क्लास में। तो यहाँ आकर हमारी जो स्टोरी है अबाउट फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक ख़त्म होती है। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ जैसे मैंने इस पूरे चैप्टर को बोल सकते हैं, चैप्टर तो नहीं, स्टोरी भी नहीं, एक एक्सट्रैक्ट है जो कि इस फ्रॉम द डायरी ऑफ यंग गर्ल दिस एन फ्रैंक यहाँ से लिया गया है एक नोवेल से। तो इसके जैसे मैंने आपके सामने एलोब्रेट या इंटरप्रेट किया, उम्मीद करता हूँ एग्ज़ाम में अगर किसी भी तरीके के क्वेश्चन आएंगे आप उसको सॉल्व करने में सक्षम होंगे। आगे ऐसे और वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसे कि मैं हमेशा आपको बताता हूं, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करें ताकि वो भी इसके फ़ायदे ले पाए। आगे ऐसे वीडियो आप तक पहुंचाने के लिए आपके सुझाव हमारे पास भेजते रहिए। अपने इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, मैसेज अगर कोई भी आपको चाहिए या कोई भी डाउट वगैरह है हमें भेजिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।